फिर आता है मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड प्रोसीजर। तो मैंने बताया था पहले कि अमेंडमेंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करने के जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें आ गया। लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन एंड नीड। तो जैसे जैसे मेरी कंडीशन और जैसे जैसे लोगों की नीड चेंज होती रहती है वैसे ही मेरा अमेंडमेंट होता रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेकंड है मेरा आर्टिकल 368। ये याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मेरी, वो आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है, सो डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में मेंशन है, उसका पूरा प्रोसीजर और कैसे कैसे क्या होगा वो चीज वहां पर बताई गई है। इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट में अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपेल एनी प्रोविजन in accordance with the procedure laid down for the purpose। और अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट परफॉर्म करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें इस प्रोसीजर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। However, the parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of constitution। लेकिन यहाँ पर ये है कि पार्लियामेंट के पास वो बेसिकली राइट नहीं है कि वो प्रोविजन चेंज कर सके जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करता है। बाकी सारे जो प्रोविजन है वो उसको चेंज कर सकती है। सो दिस वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस नंदा भारती केस 1973। अब हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट से रिलेट करता है उसके अंदर क्या है। आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू पार्लियामेंट अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर सच अमेंडमेंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी है कि वो अमेंडमेंट परफॉर्म कर सके कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उसका जो भी प्रोसीजर होगा उस अमेंडमेंट को परफॉर्म करने का वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज फॉर इट्स अमेंडमेंट टू अकोमोडेट इवॉल्विंग कंडीशन एंड नीड, जो मैंने बता दिया। The steps for amending the constitution under Article 368 are as follows. An amendment to the constitution must originate with a bill introduced in either house of parliament, not in state legislature। देखो, अब यहाँ पे बेसिकली प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है कि कैसे अमेंडमेंट होगा। सबसे पहले क्या है कि अगर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के एक पर्टिकुलर आर्टिकल में या फिर पर्टिकुलर प्रोविजन में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बिल इंट्रोड्यूस होगा, किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। दूसरा क्या होगा, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो जो ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है या तो वो मिनिस्टर करे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे या तो वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर कोई भी प्राइवेट मेंबर, और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर है द बिल मस्ट पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी मीनिंग अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बार आपने बिल पास कर दिया, ठीक है, तो हमने दोनों हाउस में बिल को पास किया, उसमें क्या होगा, हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन इसका मतलब हुआ कि हमें सारे मेंबर्स की तो मेजोरिटी चाहिए जो कि हाउस में है, और 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मतलब जितने भी लोग, ऐसा तो होगा नहीं ना कि जो भी मेरा पार्लियामेंट है वहां पर सारे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो वहां पर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और जितने भी मेंबर्स वोट करेंगे, हमें उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मतलब अगर 1/3 हमारे ऑपोजिशन में भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2/3 तो हमें चाहिए ही चाहिए अमेंडमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर आता है बोथ द हाउसेज मस्ट पास द बिल सेपरेटली, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज। तो जो दोनों हाउसेज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये बिल को सेपरेटली मतलब अलग अलग पास करना पड़ेगा। मतलब लोकसभा अपना बिल अलग पास करेगी और राज्यसभा अलग पास करेगी, और अगर इन दोनों जो हाउसेज इनमें डिसएग्रीमेंट हो गया तो जॉइंट सिटिंग मतलब आपस में बैठकर जो भी हो सकता है कि हम लोग कहीं पर किसी उसमें जा सकते हैं कि यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो यहाँ पर प्रोविजन नहीं है। If the amendment affects federal provisions, it must also be ratified by at least half of the state legislature by simple majority। और यहाँ पर अगर फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट कर रहा है, फेडरल सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो वहां पर हमें कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की मेजोरिटी चाहिए होगी। Once passed by both the houses of parliament and ratified by state legislature if necessary, तो यहाँ पर क्या होगा, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। तो जैसे ही मेरे दोनों हाउसेज ने बिल को पास कर दिया, उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटर ने उसको रैटिफाइड कर दिया। कब रैटिफाइड करेगा, जब वो फेडरल प्रोविजन के साथ इफेक्ट करेगी, मतलब वो फेडरल प्रोविजन को इफेक्ट कर रही होगी, तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत पड़ेगी। तब ये दोनों काम जब हो जाएंगे तो ये बिल किसको प्रेजेंट करेंगे, ये बिल हम लोग प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेंगे, ताकि वो अपना एसेंट दे कि इस बिल को पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अमेंडमेंट परफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
The president must give assent to the bill. They cannot withhold assent or return the bill for reconsideration. तो प्रेसिडेंट को वहां पर assent देना ही पड़ेगा. वो क्या कर सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल को रोके रखे कि हम अभी नहीं देना चाहते हैं अपना जवाब, या फिर वो बिल को दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते हैं कि दोबारा इसको कंसिडर करो. वहां पर उसको अपना बताना ही पड़ेगा कि इस बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आफ्टर रिसीविंग द प्रेसिडेंट assent, the bill becomes an act amending the constitution as specified in the act. तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मेरा प्रेसिडेंट बता देगा, अपना assent दे देगा, कि इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हाँ मैं इसको पास कर रहा हूँ, ये बिल सही है, उसने अपना assent दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा पर्टिकुलर बिल है वो एक एक्ट बन जाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे अमेंडमेंट हुए, और उसी तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है मेरा अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में. अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स क्या होते हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज फॉर 3 मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट. सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल गई तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोविजंस पे ही होता है. एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, तो कौन कौन से प्रोविजन होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है. फॉर्मेशन ऑफ, तो हमें क्या करना है, हमें कोई न्यू स्टेट को, कोई क्यों न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना है, या फिर वहां पर कुछ चेंज करना है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, उसके एरिया को चेंज करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के नाम को चेंज करना है, तो वहां पर हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है. एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सिमिलर मैटर कंसर्न द प्रेसिडेंट्स. तो जो भी प्रिविलेज से रिलेटेड मैटर हो गए या फिर अलाउंसेस से रिलेटेड मैटर हो गए, वो भी मेरे सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाएंगे. फिर है कोरम रिक्वायरमेंट्स इन पार्लियामेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. कोरम क्या होता है, बेसिकली कोरम होता है कि पर्टिकुलर 1/10 ऑफ द जो भी होंगे पार्लियामेंट के मेंबर, वो वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए. तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को अगर हमें चेंज करना तो वहां पर ये अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा. सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो जितने भी मेरे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी सैलरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी यहाँ पर चेंज हो सकती है सिंपल मेजॉरिटी से. पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं वो भी, और प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट इट्स मेंबर एंड कम्युनिटीज, तो जितनी भी कमेटी है, जो मेंबर्स हैं मेरे पार्लियामेंट की, उनके पास जो प्रिविलेज है, उनके पास जो पावर है, अगर हमें उसको भी चेंज करना है तो वो चीजें मेरी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी. अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगा. स्पेशल मेजॉरिटी का है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ अ पार्लियामेंट. सो मोस्ट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी. तो ज्यादातर जितने भी प्रोविजंस होते हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें क्या है, उसमें मेरी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, विच मीन्स अ मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस. तो सिंपल मेजॉरिटी क्या था कि हमें अगर हाफ वहां पर मेजॉरिटी मिल गई है तो वो जो बिल है उसको पास कर दिया जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा. लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में हमें 50% तो चाहिए, 50% से ज्यादा चाहिए. उसके साथ ही साथ हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, मतलब हर एक हाउस की 50% या 50% से ज्यादा तो हमें मेजॉरिटी चाहिए. उसके साथ साथ हमें 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं. दिस कैटेगरी इंक्लूड, अब इसके अंदर कौन सी कैटेगरी आ गई, फंडामेंटल राइट्स अगर हमें चेंज करना है तो वो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑल अदर प्रोविजन नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी. और सारे प्रोविजन जो कि फर्स्ट और ये जो थर्ड कैटेगरी है इसमें मेंशन नहीं है, वो सारे मेरे सेकंड कैटेगरी में आ गए. और उसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इसी के अंदर आ गई. फिर है मेरा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. तो यहाँ पर क्या होगा कि मुझे स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, मतलब मुझे 50% या 50% से ज्यादा हाउस का तो चाहिए, उसके साथ साथ 2/3 भी चाहिए. उसके साथ साथ जो आधे स्टेट्स हैं उनका भी मुझे कंसेंट चाहिए. तो इसके अंदर कौन से मैटर आ गए, जैसे कि इलेक्शन प्रोसीजर एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट. तो कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और कैसे उसका जो प्रोसीजर है वो, उसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वहां से अगर हमें चेंज करना है तो वो चीजें. एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जो भी अथॉरिटी दी गई है एग्जीक्यूटिव लेवल पे यूनियन और स्टेट को, वो चीजें. फिर स्ट्रक्चर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा या फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, वो चीजें. फिर एलोकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो लेजिस्लेटिव पावर यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे एलोकेट हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो गई. तो वो आती है मेरी स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर. ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हो गई. तो ये 3 चीजें हैं, एक तो सिंपल मेजॉरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हो, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी से, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट लेके. ठीक है, फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि हो चुके हैं पहले. तो सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो आया था 1951 में. सो एम्पावर स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजन एडवांस ऑफ सोशली, बेसिकली फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या था कि एम्पावर हम कर सकें किसको, सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस को, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनको एम्पावरमेंट करने की जो चीजें थी वो मेरी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में बताई गई थी.
दूसरा है मेरा सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1952 में आया, ठीक 1 साल बाद. सो एडजस्टेड द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा अलाउइंग 1 मेंबर टू रिप्रेजेंट मोर देन 7.5 लाख पीपल. तो यहाँ पर क्या था बेसिकली कि रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया गया लोकसभा में. तो अगर एक पर्टिकुलर मेंबर है तो वो ज्यादा से ज्यादा 7 लाख पीपल को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर उससे ज्यादा. सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या था, इंट्रोड्यूस द प्रोविजन फॉर अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स. तो यहाँ पर क्या था कि एक ऐसा प्रोविजन लाया गया कि एक कॉमन हाई कोर्ट होगा 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए. अबॉलिश क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी स्टेट्स फॉर्मिंग 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी. तो यहाँ पर एबॉलिशन हुआ जो भी स्टेट्स थे उनका, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ. उसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज वहां पर इंट्रोड्यूस की गई. तो ये मेरा सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था. 9th अमेंडमेंट एक्ट में 1960 में जो हुआ था उसमें एडजस्टमेंट की गई थी इंडियन टेरिटरी को, जो कि इंडो पाक एग्रीमेंट पे बेस्ड थी. 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में हुआ था, इनकॉर्पोरेटेड दादरा नगर एंड हवेली इनटू इंडियन यूनियन एज अ यूनियन टेरिटरी. तो 10th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि दादरा नगर हवेली जो कि अभी भी है वहां पर यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ था. नेक्स्ट आता है मेरा 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 जो कि था गोवा, दमन एंड दीव में इंकॉर्पोरेट किया गया था. तो इस यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया था. नेक्स्ट था मेरा 13 अमेंडमेंट एक्ट 1962 जो कि फॉर्म नागालैंड विद स्पेशल स्टेटस अंडर. तो यहाँ पर नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था. नेक्स्ट था मेरा 14 अमेंडमेंट एक्ट 1962. तो 1962 में देखो 3 अमेंडमेंट हुए थे. इनकॉर्पोरेटेड पौंडीचेरी इनटू द यूनियन, इंडियन यूनियन. तो दमन एंड दीव का हुआ था, फिर इंडियन यूनियन के अंदर पौंडीचेरी का इंक्लूजन हुआ था. उसके साथ साथ प्रोवाइडेड लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव. तो यहाँ पर लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बेसिकली प्रोवाइड किए गए थे हिमाचल प्रदेश की एरिया में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, गोवा, दमन एंड दीव में. नेक्स्ट आता है मेरा 19th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1966 में हुआ था. एबॉलिश द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स एंड ग्रांटेड हाई कोर्ट द पावर टू हियर इलेक्शन पिटीशन. तो यहाँ पर जो भी ट्राइब्यूनल पीपल थे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां पर उनके पास जो सिस्टम था, मतलब उनके पास जो पावर दी गई थी कि वो इलेक्शन की जो भी पिटीशन है उसको डील करे, वो वहां से हटा के हाई कोर्ट को दे दी गई थी. 21st अमेंडमेंट 1967 में क्या था, एडेड सिंधी लैंग्वेज टू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके अंदर सिंधी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको ऐड किया गया था. नेक्स्ट है मेरा 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो हुआ था. सो मेड द प्रेसिडेंट एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में अभी मैंने देखा ना, हमने देखा कि प्रेसिडेंट का एसेंट वहां पर चाहिए होता है, तो वो इसी एक्ट के अंदर आया था कि प्रेसिडेंट का जो स्वीकृति है वो वहां पर कंपलसरी कर दी गई थी 24th अमेंडमेंट में. ठीक. फिर नेक्स्ट था मेरा 25th अमेंडमेंट एक्ट 1977. तो कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने फंडामेंटल राइट्स में ही बताया था कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वहां से हटा दी गई थी. उसको फंडामेंटल राइट से बेसिकली हटा दिया गया था. पहले 7 होती थी, अब करेंटली 6 है. नेक्स्ट है मेरा 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971. तो अबॉलिश प्रिवी पर्सन प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट. तो जो भी मेरे प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे वहां से उनकी प्रिविलेज को हटा दिया गया था. नेक्स्ट था मेरा 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972. तो इसमें क्या था कि लोकसभा की जो सीट्स थी वो 525 से 545 कर दी गई थी. नेक्स्ट था मेरा 35 अमेंडमेंट एक्ट. तो इसमें सिक्किम का जो स्टेटस था उसको हमने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया था. नेक्स्ट था मेरा 36 अमेंडमेंट. तो सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया था. नेक्स्ट था मेरा 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू स्पेसिफाई द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स. तो यहाँ पर बेसिकली कैसे हम पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकते हैं वो चीज यहाँ पर बताई गई थी. नेक्स्ट था मेरा 42nd अमेंडमेंट एक्ट. तो रेफर्ड टू एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव नेचर. तो यहाँ पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है. और लास्ट है मेरा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. सो एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इनैक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें भी जनता गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है. अब जितने सारे मैंने इतने सारे अमेंडमेंट बताए, ये मेरे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं. ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए. तो अब हमें क्या ये सारे अमेंडमेंट याद करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. आप लोग चाहो तो इसमें से 4-5 याद कर सकते हो, लेकिन अपने ऐसे दिमाग में रखना कि हाँ, जैसे इसमें से क्या है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, 42 भी इंपॉर्टेंट है. उसी के साथ साथ ये जो 24 है वो कि इसमें हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर कंसेंट मिला था कि क्या, कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो इंपॉर्टेंट है. तो ये याद रख लेना. इसके साथ साथ यहाँ पर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी किससे हटाया गया था वो याद कर सकते हो. मतलब ये वाला मेरे अकॉर्डिंग इसको याद कर लेना, इस वाले को याद कर लेना, और लोकसभा की सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हुई थी उसको याद कर लेना. उसके साथ साथ ये सब चाहो तो देख सकते हो एक बार. 6th वाला याद कर लेना कि दमन एंड दीव कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था.
बस इस मेरे ख्याल से इतना काफी है। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट तो ऑब्वियस याद रखना, ऐसे याद रख लेना कि किस ईयर में हुआ था, 1951 में, और वो उसके अंदर प्रोविजंस क्या थे, बेसिकली वो किसको इम्पावर कर रहे थे, बैकवर्ड क्लासेस को बेसिकली। ठीक है, और अगर चाहो तो सारे याद रख लेना, लेकिन वैसे अगर पॉसिबल नहीं है तो इसमें से 4-5 अमेंडमेंट एक्ट याद कर लेना, और अगर पेपर में आए तो उसका प्रोसीजर समझा सकते हो, और समझा सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन से हैं। तो इसी के साथ साथ मेरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर खत्म होता है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था और हम लोगों ने आज काफी ज्यादा टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, थोड़े से टफ भी थे अमेंडमेंट वाले। तो मैंने जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी मैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।